नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा अमित श्रीवास्तव जी की है। इन्होंने पूछा है, वृश्चिक लग्न के तीसरे भाव में गुरु और चंद्र की युति से गज केसरी योग बना हुआ है, ये फल देंगे यदि शनि 12वें भाव में हो तो? बढ़िया प्रश्न है आपका। लेकिन यहां देखा जाए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में 12वें भाव में तुला राशि होती है, तो तुला राशि में शनिदेव उच्च के हुए, तो जाहिर सी बात है कि जिस ग्रह की राशि में ये गज केसरी योग बना हुआ है वो राशिपति उच्च राशि में है। अब बारी आती है कि देव गुरु बृहस्पति यहां पर नीच राशि में है, परंतु तृतीय भाव में होने से उनका नीचत्व भंग हुआ और जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति उच्च राशि में बैठा है, इससे भी इनका नीचत्व भंग हुआ। फलतः गज केसरी योग का प्रभाव अवश्य मिलेगा। अब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि देव गुरु बृहस्पति का नीचत्व भंग हुआ है, परंतु नीचत्व भंग क्या है? विकल्प से। यह विकल्प है। उस अवस्था में गुरु से संबंधित, गुरु के कारकत्व से संबंधित जितनी चीजें हैं वो मिलेंगी अवश्य, लेकिन उसमें 100% वाली बात नहीं होगी, उसमें थोड़ी बहुत कमी तो रह ही जाएगी। वहीं गजकेसरी योग की बात करें तो शनि उच्च राशि में बैठे हैं, फलतः गजकेसरी का भी प्रभाव मिलेगा। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं। इन्होंने पूछा है कि मिथुन लग्न की कुंडली में सूर्य बुध शुक्र गुरु चंद्रमा केतु सभी 6 ग्रह चलित चक्र के 12वें भाव में बैठे हैं। शनि दूसरे, मंगल तीसरे, कैसा फल रहेगा यदि अधिकांश ग्रह दुह स्थान में बैठे हों? दुह स्थान में बैठे हों, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर जन्म कुंडली में, किसी की भी कुंडली में ज्यादातर ग्रह 6वें 8वें 12वें हों तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि संघर्ष तो जातक के जीवन काल में रहेगा ही रहेगा। बचाव का सिर्फ एक तरीका है, ऐसे जातक के आत्मविश्वास को बल दिया जाए और ऐसा जातक अपने इष्ट देवता की आराधना करे। इष्ट आराधन से ही जीवन के सभी संसाधन उसको प्राप्त होंगे। तो अपने इष्ट की खूब आराधना करे, जितना हो सके उनकी आराधना करे। इष्ट की आराधना से वो अपना वर्तमान और अपना भविष्य अवश्य ही ठीक कर सकता है। गौरव पाराशरी जी ने पूछा है कि यदि पंचमेश पंचम में हो और षडबल में चौथे नंबर पर बली हो तो पंचम भाव एवं ग्रह कितना बली माना जाएगा? कितना बली माना जाएगा? भाई सीधी सी बात है कि चौथे नंबर 5वें नंबर, यहां पर बैटिंग थोड़ी चल रही है कि कितने नंबर पर किसको आना है। हाँ, जाहिर सी बात है, षडबल में चौथे नंबर पर बलवान होना, जन्मांक में उनको बल मिल ही रहा है, तो सीधी सी बात है पंचम भाव से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो जातक को प्राप्त होंगी। पंचम भाव से संबंधित जो भी सुख है वो जातक को अवश्य मिलेगा। कितना बली का यहां कोई मतलब नहीं है। बलवान होने का मतलब यहां क्या देखना है, यहां क्या देखना है। अगर वो बली है तो उससे संबंधित सुख जातक को मिलेगा, यही तो देखना होता है कि पंचम बलवान है तो ज्ञान मिले, जातक को संतान सुख मिले, जातक की बुद्धि अच्छी हो, जातक को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिले। हम इन्हीं चीजों को तो देखते हैं। तो पंचम भाव बलवान है, षडबल में भी उसको बल मिल रहा है, निसंदेह तो पंचम भाव का आपको सुख मिलेगा। और रूपा जोशी हैं, इन्होंने पूछा है, दूसरे घर में मकर राशि में गुरु मंगल बुध शनि केतु और तीसरे में सूर्य शुक्र व 8वें में चंद्रमा राहु क्या विरक्ति ला सकता है? अच्छा, दूसरे घर में मकर राशि में गुरु मंगल बुध शनि, तीसरे में सूर्य शुक्र, 8वें में चंद्रमा, क्या विरक्ति ला सकता है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि आपने शनिदेव की चर्चा जिस राशि में की है, मकर राशि में, यह शनिदेव की स्वयं की राशि है, परंतु मैंने बताया था कि वृषभ, मकर और कन्या, इन राशियों में शनिदेव हैं अगर आपकी कुंडली में, तो समझ लीजिए कि पूर्वजन्म में भी बहुत ज़्यादा संतान और दाम्पत्य का सुख आपने नहीं देखा और इस जन्म में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो विरक्ति उदासीनता से भी आती है। एक तो विरक्ति ऐसे आती है कि व्यक्ति परिपूर्ण हो,
चीज़ों से वो इतना परिपूर्ण हो कि अब किसी चीज़ की लालसा ही समाप्त हो जाए। तो लालसा का समापन भी विरक्ति है। और एक दूसरी विरक्ति ये है कि उसे कुछ न मिले या जो भी मिल रहा है उसमें कहीं ना कहीं उसको परेशानी है, वो दुखी है, उदासीन है, तो उदासीनता में भी विरक्ति आ जाती है। अब यहाँ आपने जैसा कहा कि चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो ये मानसिक अशांति, परेशानी, विषयोग जो है कहीं ना कहीं इसकी स्थिति उत्पन्न करता है। और आपने ये भी कहा कि गुरु, मंगल, बुध, शनि, केतु और चंद्रमा राहु के साथ बैठे हैं, तो चंद्र राहु की युति भी मन को अशांत करना, विरक्त करना, ऐसी स्थिति तो उत्पन्न कर ही देता है। अंजना विष्ट जी हैं, इन्होंने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में शनि है, नीली पहन सकते हैं, और शुक्र 10वें भाव में है, जरकन पहन सकते हैं। मेष लग्न की कुंडली में आप क्यों नीली पहनिएगा और क्यों शुक्र का रत्न जरकन पहनिएगा? हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली कमजोर हो तो चंद्र कुंडली, अगर आपकी मिथुन या बाकी इन्हीं ग्रहों से संबंधित, जिससे आपकी चंद्र कुंडली जो है वृषभ की बन रही है, या मिथुन की बन रही है, या कन्या की बन रही है, तुला की बन रही है, कुंभ या मकर की बन रही है, तो विचार कर सकती हैं। लेकिन जरूरत क्या है, तुला लग्न की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में आप शुक्र का और शनि का रत्न धारण करें, जरूरत ही नहीं है। इस लग्न की कुंडली में आप गुरु का रत्न देख करके पहनिए, आप मंगल का रत्न देख करके पहनिए, आप सूर्य का रत्न देख करके पहनिए, इनके रत्न की तरफ जाइए। और ये ज्योतिविष्ट हैं, इनका प्रश्न है, तुला लग्न, धनु राशि, गुरु मारक हों तो पुखराज धारण करना चाहिए या नहीं, जबकि गुरु लग्न में और शुक्र कर्म में हो? निसंदेह गुरु मारक होकर के भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते, जबकि ये केंद्र में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि धनु राशि आपकी है, और धनु राशि में चंद्र कुंडली के हिसाब से गुरु कारक ही हुए। अगर बहुत आवश्यकता हो, देखिए, गुरु और शुक्र के मारकत्व के बारे में यहाँ बताने की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार मैंने बृहद चर्चा करके आपको समझा रखा है कि गुरु और शुक्र मारक भी हों तो हमें उतना ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। परंतु आपको सीधा सीधा पुखराज या ऐसे कोई रत्न धारण करने की आवश्यकता क्या है? क्या आपकी जन्म कुंडली कमजोर है? अगर जन्म कुंडली कमजोर है तब आप चंद्र कुंडली की ओर शिफ्ट करिए, और अगर आपकी जन्म कुंडली ही बली है तो आप उन्हीं से संबंधित ग्रह रत्नों को धारण करिए। मान लिया जाए चंद्र कुंडली के ग्रहों को बल देना है तो क्या करें? तो उसके लिए आप उनसे संबंधित कभी कभार क्या, उनसे संबंधित विशेष दिनों में, जैसे गुरुवार का दिन है तो पीले वस्त्र इत्यादि का धारण करना, पूजा पाठ करना, उनके मंत्रों का जप करना, इससे आपके गुरु बली हो जाएंगे। तो देखा जाए तो हम अपने जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों को बलवान कर सकते हैं। अगर ये अलग अलग है, एक है तब तो विचार ही नहीं करना, अलग अलग है तब आप ग्रहों को दो भागों में बांटिए। एक भाग में आप सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, इन तीन ग्रहों को रखिए, और दूसरे तरफ में आप शुक्र को, शनि को, राहु को रखिए। बुध की स्थिति देखी जाती है, दोनों तरफ आ जाता है, वैसे इन बुध को भी इन्हीं में रखिए, यानी बुध, शुक्र, राहु, शनि इत्यादि। केतु की बात अगर करें तो केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह है, और राहु केतु दोनों के लिए, लेकिन विशेषकर केतु की अगर हम चर्चा करेंगे तो केतु जिस राशि में बैठा है उस राशिपति की स्थिति को ही हम पूर्णतः देख करके तय करेंगे। तो आपकी जन्म कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों अलग अलग पार्टियों के ग्रह की है, तब हमें क्या करना होता है कि दोनों को बलवान करके चलना चाहिए, क्योंकि हमें नवग्रहों की आवश्यकता है। तो उसमें हम क्या करें कि एक जो लग्न कुंडली है उनसे संबंधित ग्रहों के रत्न इत्यादि को धारण करें, और जो चंद्र कुंडली है उनसे संबंधित ग्रहों के मंत्र का जप करना, उनके दिन पर हम उनके वस्त्र को पहन लें, उनके मंत्र का जप करें, इसी से हमारा काम बन जाएगा। और अगली कुंडली वंशिका सिंघल की है। इन्होंने पूछा है कि कुंभ लग्न की कुंडली में राहु, बुध और सूर्य की युति अष्टम भाव में, क्या ये पितृदोष है, और अगर हाँ या ना तो इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि सूर्य और राहु की युति को भी पितृदोष की संज्ञा दी जाती है। वैसे मैं इसको पितृदोष तो नहीं कहता, ये ग्रहण है, और ये ग्रहण कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को कम करने वाला तो बन ही जाता है, स्वास्थ्य में भी परेशानी ले आएगा। वैसे मैं पितृदोष नहीं कहूँगा और न ही इसकी शांति की बात कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि पूजा पाठ भुवन भास्कर की आराधना करते रहिए, उनको अर्घ्य प्रदान करते रहिए, उससे इस ग्रहण जन्य जो भी समस्याएं हैं वो शांत होगी। और राहुल फुलसवा, इन्होंने पूछा है कि धनुलग्न की कुंडली में गुरु 5वें भाव में वक्री होकर के 5 डिग्री के साथ बैठे हैं, क्या मैं पुखराज पहन सकता हूं? बिल्कुल पहन सकते हैं। गुरु का यहां वक्रत्व भी किसी तरह से नुकसान करने वाला नहीं है, तो आप बड़े प्रेम से आजीवन पुखराज पहनिए।
अगर गुरु के पास अंशबल अच्छा है तब तो 100% पुखराज ही पहन करके रखिए। सुनील विसानी, इन्होंने पूछा है कि वृश्चिक लग्न और गुरु 19 अंश के साथ, वृश्चिक लग्न गुरु 19 अंश और वहीं पर केतु भी 8 अंश के साथ युति बनाकर 9वें भाव में कर्क राशि में है और चंद्रमा 14 अंश 10वें भाव में है, तो क्या मैं गुरु का रत्न धारण कर सकता हूं? इसमें कहीं पूछना नहीं कि गुरु उच्च राशि में है और केतु के साथ होने के कारण इनके बल में 5 गुना अधिक बल हो जाएगा, तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में है। आप आजीवन गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी जो आपने बताई वो एक घर आगे जाकर के बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा भी बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फलस्वरूप आजीवन आप गुरु का रत्न पहनिए। गौरी जी हैं, इन्होंने पूछा है मकर लग्न और राशि मिथुन, केंद्र के चारों घर खाली हैं, मंगल और शुक्र की युति धनु राशि में है, क्या मैं उपल पहन सकती हूं? मकर लग्न मिथुन राशि, केंद्र के चारों घर खाली हैं और मंगल शुक्र की युति धनु राशि में है, तो ये धनु राशि कहां पड़ेगी? तो 12वें भाव में। देखिए गौरी जी, आप 100% शुक्र का रत्न पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक है और यहां पर उसके रत्न को बिल्कुल बड़े प्रेम से पहना जा सकता है। और आपका तो लग्न और चंद्र दोनों एक ही ग्रह से संबंधित, एक ही पार्टी के ग्रहों से संबंधित है, तो आप बिल्कुल पहन सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शुक्र और मंगल के 12वें भाव की युति को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, कई बार ये भटकाव में लाता है। तो शुक्र के रत्न को पहनिए, जरूर पहनना चाहिए, लेकिन भटकाव में आना न आना ये तो सब आप ही के हाथ में है, इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। इस तरह के मामले से बिल्कुल दूर रहिए। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, अपनी परिस्थितियों को देखते हुए तो आप बिल्कुल बड़े प्रेम से शुक्र का रत्न पहन सकती हैं। अक्षय सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है तुला लग्न, शनि 11 अंश, बुध 12 अंश, मंगल 18 अंश, ग्रह युति पंचम में है, गुरु लग्न में, क्या यहां पर शनि योग कारक होते हुए भी बुध को पापक ग्रह बना देंगे? अपना प्रकाश दें। साहब, आप अभी तक ठीक से शायद कार्यक्रमों को देख नहीं रहे हैं, या देख रहे हैं तो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं, या दिलचस्पी रखते हैं तो ध्यान से समझ नहीं पाए। आपको और समझने की आवश्यकता है। एक बात जानिए कि बुध कैसा ग्रह है, तो बुध ऐसा बालक ग्रह है, और बालक का स्वभाव क्या है? बालक का स्वभाव ही वही है, संगति के साथ वो गुण सीख लेता है तुरंत ही। जिस संगति में रखा जाए उस संगति के स्वभाव को पूरी तरह से तुरंत ही ग्रहण कर लेता है। शनिदेव कारक हो या अकारक, एक बात मुझे बताइए कि गुरुदेव अकारक होते हैं किसी कुंडली में तो वो पापक ग्रह बन जाते हैं। ऐसा कहेगा कोई कि देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में अकारक हैं इसलिए अब ये पापक ग्रह हैं? नहीं, कुंडली के किसी भी परिस्थितियों से वो किसी भी स्थिति में हो तो उनकी गणना पापक ग्रह के रूप में नहीं होगी। तो ये पापक ग्रह ना होकर के शुभ ग्रह उनको कहा। तो शुभ ग्रह क्या होना मतलब? शुभता से युक्त उनका गुण धर्म, उनका स्वभाव। तो एक पक्ष हुआ, शनि एक दूसरा पक्ष है। एक सिक्के के दो पहलू होने चाहिए, तो एक पहलू अगर देव गुरु बृहस्पति है तो दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू शनिदेव है। शनिदेव का स्वभाव पापक ग्रह वाला, अशुभ प्रभाव देने वाला, अशुभ प्रभाव देने वाला। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर उनका वो स्वभाव है, तो उनके स्वभाव के साथ अगर बुध आएंगे तो निसंदेह बुध पापक ग्रह की संज्ञा में गिने जाएंगे। और अगला जो प्रश्न है ये उदित जी का है। इन्होंने पूछा है कि द्वितीयेश और दशमेश तथा सप्तम और नवमेश का परिवर्तन कर्क लग्न में, परंतु चलित में सभी ग्रह एक भाव बाद हैं, तो परिवर्तन का फल कैसे देखें? देखिए, सीधी सी बात है कि चलित में हम यही तो देखते हैं कि ये ग्रह कहाँ का फल दे रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हम हमेशा याद रखिएगा कि योगों की गणना जन्मांक चक्र से होती है। चलित किस लिए बनाया गया? चलित इसलिए बनाया गया ताकि जान लिया जाए कि ये ग्रह किस तरह का प्रभाव दे, और सूक्ष्म और गहराई से जाकर के जानने के लिए कि हमने देखा कि गुरु लग्न में है तो ये जातक अद्भुत विद्वान होगा, पता चला कि उसकी गणना करीब से किया तो वो गुरु कहीं और का फल 12वें भाव का फल दे रहे हैं। तो हमने जिस तरह की कल्पना की थी वो रिजल्ट बेहद कमजोर होगा। वो रिजल्ट आएगा जरूर, गुरु लग्न में जो दिख रहे हैं उसका प्रभाव मिलेगा, लेकिन कहाँ 100% हो सकता था, अब कहाँ 10 या 12 या 20% रह जाएगा। 80% प्रभाव कम होने का मतलब बहुत बड़ा प्रभाव कम हुआ। तो चलित इन्हीं बातों को दर्शाता है प्रभाव। तो परिवर्तन योग का प्रभाव तो मिलता है, उससे संबंधित जो दुष्परिणाम हो वो भी कम हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रह उस भाव का फल दे रहे हैं जहां चलित में दिखाई पड़ रहे हैं। तो परिवर्तन का जो भी प्रभाव मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं चलित के दृष्टिकोण से देखें तो वो परिवर्तित हुआ है, वो आगे या पीछे के भावों का फल दे रहे हैं, यानी परिणाम रिजल्ट में
कमी है। और अगला प्रश्न है भास्कर राव जी का। इन्होंने पूछा है वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश और मंगल पराक्रम में है और तृतीय स्थानपति लग्न में, इस परिवर्तन योग से अच्छा फल मिलेगा और मंगल का नीच भंग होगा? मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो बता दूं, निसंदेह मंगल तृतीय में है तो और चंद्रमा केंद्र में हुए हैं तो मंगल का नीच भंग तो होगा। कमाल देखिए कि चंद्रमा के लग्न में होने से आलस्य की स्थिति उत्पन्न होती है। हालांकि वृषभ लग्न के जो जातक होते हैं आमतौर पर देखा जाए तो वो पुरुषार्थी, पराक्रमी, अपने धुन के पक्के, मस्तमौला स्वभाव के, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं। लेकिन चंद्रमा के लग्न में बैठने का क्या औचित्य बना, अर्थ बना कि चंद्रमा का स्वभाव है घटना और बढ़ना। अब ऐसी अवस्था में जातक स्थिर होकर के काम करने वाला, स्थिर मन से काम करने वाला नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं उसका मन भटकेगा। पर फिर भी पराक्रमपति है चंद्रमा, तो पराक्रम का प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पराक्रमेश लग्न में है तो निसंदेह लाभप्रद होगा। भार्गव जानी है, इन्होंने पूछा है तुला लग्न में सप्तमेश और अष्टमेश का परिवर्तन क्या फल हो सकता है? 7वें में शुक्र प्लस शनि और 8वें भाव में सूर्य मंगल बुध है। देखिए, ग्रह तो ठीक है, आपने बता दिया, कहीं भी परिवर्तन ठीक माना गया, लेकिन अब इसी परिवर्तन को ले लीजिए। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अष्टम पति जहां भी बैठेंगे उस भाव के प्रभाव को कमजोर कर देंगे। अब सप्तम अष्टम के परिवर्तन में कहीं ना कहीं दाम्पत्य में थोड़ी कमी तो आ ही जाएगी। दाम्पत्य जीवन उदासीनता से भरा कहूं या उदासीनता के साथ तो हो ही जाएगा, तो थोड़ी कमी तो आएगी ही आएगी। मिताली अग्रवाल है, इन्होंने पूछा है कि बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, अगर बुध के साथ शनि युति बना ले तो कैसा फल मिलेगा? निसंदेह बहुत श्रेष्ठ। देखिए, बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक है तो आप जानती हैं ये शुभ ग्रह हैं, लेकिन शनिदेव के साथ होने से पापग्रह बन गए तो दो पापग्रह, और पापग्रह 6वें से 6वां होने के कारण लाभ भाव में पापग्रह भी अच्छा फल देते हैं और बहुत ही अच्छा फल देते हैं। हाँ, तब जातक कोई जरूरी नहीं कि अच्छे कार्यों को करके वो ये न कहना प्रकार न धन अर्जित करने का प्रयत्न करेगा, और धन अर्जित करेगा भी। आदित्य अरोड़ा है, इन्होंने पूछा है वक्री शनि की दृष्टि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु पर हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शनिदेव वक्री हो या मार्गी फर्क नहीं पड़ता, उनकी दृष्टि विच्छेदात्मक है। तो जब भी वो जिस ग्रह पर, जिस भाव पर दृष्टि डालेंगे उस भाव के प्रभाव में, वो जिस ग्रह पर दृष्टि डालेंगे वो जिस भाव के स्वामी होंगे, वो जिस भाव जो कारकत्व अपने साथ रखते होंगे उनसे संबंधित विच्छेद होगा। लेकिन अब ये निर्भर करता है, ये देखना होगा कि वृषभ लग्न की कुंडली है या तुला लग्न की। अगर वृषभ और तुला लग्न की कुंडली हो तो जो जिस भाव पर शनिदेव की दृष्टि है उस भाव से संबंधित रिश्ते, और ये जो ग्रह आपने बताया सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और गुरु, इनसे संबंधित जो कारकत्व है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। परंतु इनसे संबंधित जो रिश्ता है, जैसे सूर्य पिता है तो पिता के साथ संबंध में, माँ है तो माँ के साथ संबंध में खराबी आए, या माँ के पिता के स्वास्थ्य में कमी आए, इत्यादि रिश्तों में कमी आएगी। परंतु इनसे संबंधित कारकत्व की प्राप्ति होगी वृषभ और तुला में। बाकी का कोई और लग्न हो तो वहां पर पूरी तरह से विच्छेद की ही स्थिति बनेगी, और विशेष करके लग्न इन्हीं सूर्य, चंद्रमा, मंगल से ही संबंधित हो तो और ज्यादा विच्छेद की स्थिति आएगी। डॉक्टर हर्षल संचेती, इन्होंने पूछा है कि कर्क लग्न और सप्तम में गुरु और शुक्र और व्यय भाव में शनि और केतु, तो फैमिली लाइफ कैसी होगी? देखा जाए तो कर्क लग्न के सप्तम भाव में मकर राशि होती है। मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति का होना अर्थात नीच राशि में होना, सप्तम पति का जाकर के 12वें में बैठना, जैसा कि आपने कहा है केतु के साथ वो बैठे हुए हैं, ये स्थिति दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत सुखद तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शनिदेव का सप्तमेश होकर के द्वादश में जाना षडाष्टक योग बना, और इस अवस्था में ये जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करने वाला बनेंगे। देव गुरु बृहस्पति सप्तम में बैठ करके दाम्पत्य को थोड़ा कमजोर ही करेंगे, विशेष करके जबकि वो नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो दाम्पत्य जीवन में या तो जीवन साथी से मतभेद हो, तनाव हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य सुख में उदासीनता और कमी को ये प्रदर्शित कर रहा है। पर्व जोशी, इन्होंने पूछा है शुक्र और गुरु 0 डिग्री पर, सूर्य और चंद्र नीच के हैं, सिंह लग्न की कुंडली है, बुध और शनि दूसरे भाव में, किस ग्रह के उपाय करूं?
शुक्र और गुरु 0 डिग्री पर, सूर्य और चंद्र नीच के, सिंह लग्न की कुंडली है, बुध और शनि दूसरे भाव में। देखिए साहब, इस तरह की स्थिति आप जो बता रहे हैं, इसमें सबसे मुख्यतः तो देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा का कमजोर हो जाना ये ठीक नहीं कहा जाएगा, और विशेष करके जबकि कुंडली सिंह लग्न की हो। तो लग्नपति जब भी कमजोर होंगे पूरी कुंडली में, हम किसी को भी बलवान करके क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने लग्नेश को बलवान करना होगा, और लग्नेश कौन? लग्नेश सूर्य। सूर्य की आराधना करिए, खूब आराधना करिए, समय पर जगना, पिता का सम्मान करना, सूर्य को बलवान करिए। सूर्य अगर बल में आएंगे तो ही कुंडली के हम बाकी चीज़ों को जागृत करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने लग्न को बलवान करना होगा, सूर्य को बलवान करना होगा। सूर्य की आराधना करिए आप, साथ ही साथ अपने इष्ट देवता की आराधना करिए, ताकि आपकी चाहतें, चीज़ें जो आपको चाहिए जीवन में, आकांक्षा आपकी वो पूर्ण हो सके। तो सूर्य की आराधना आपको करनी है, और साथ ही साथ अपने इष्ट की आराधना करनी है, तभी इस कुंडली को बल मिल पाएगा। ऊपर से आपने कहा कि शुक्र और गुरु दोनों के दोनों 0 डिग्री पर हैं। शुक्र सुख है और गुरु जीवन काल में सब कुछ ही हैं, तो ये दोनों के दोनों बेहद कमजोर हैं। तो सूर्य की आराधना जरूरी है, और अपनी इष्ट आराधना दोनों करिए। रूपाली पढ़िया जिन्हें पूछा है कि वृश्चिक लग्न, तुला राशि, सूर्य मंगल बुध पंचम में, पर सूर्य चलित में षष्ठम में है, तो शत्रुहंता योग बनेगा। और आगे इन्होंने पूछा है सूर्य नवमांश में वर्गोत्तमी है। षष्ठ में सूर्य का होना बिल्कुल शत्रुहंता योग बनाता है। ऐसे जातक सदैव अपने शत्रुओं पर हावी रहते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब सूर्य नवमांश में षष्ठ भाव में होने से ही वर्गोत्तमी अगर हो गए हैं तो और बली है। निसंदेह ये कंपटीशन के लिए, पुरुषार्थ के लिए, शत्रुओं को शांत करने के लिए, अपने आलोचकों को शांत करने के लिए बड़ा मजबूत योग माना जाएगा। ये अच्छा फल देने वाला है। और अगला प्रश्न, कांता फारकासे या फारकसे, जो भी इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में 11वें भाव में सूर्य शुक्र चंद्र बुध हैं, तो प्रव्रज्या योग बनता है। तो कैसा भाव होगा? उच्च का है या नीच वाला प्रव्रज्या? उच्च और नीच का प्रव्रज्या नहीं होता है जी। ये कैसा प्रश्न आपने पूछा है? प्रव्रज्या तो प्रव्रज्या होता है, ये कहता है कि जातक अपने जीवन काल में सब कुछ त्याग करके सन्यासी बन जाएगा। मैंने इसका पूरी तरह से विश्लेषण किया हुआ है और एक एक पॉइंट को समझाया हुआ है कि ये दोनों भाव वाले, यानी दशम और कर्म लाभ वाले जो है, कर्म और आय वाले ही प्रव्रज्या योग विशेष मान्य क्यों हैं? क्योंकि इसका सीधा सा मतलब है कि इन भावों में, इन दोनों ही भावों में, मैंने एक और सूत्र भी हाल फिलहाल राशिफल में समझाया था आपको कि तृतीय में, नवम में, दशम और एकादश में अधिक से अधिक ग्रहों का होना अत्यंत श्रेष्ठ है। तो सीधी सी बात है कि मैंने ये भी तो इसका मतलब कहा कि प्रव्रज्या योग बहुत अच्छा है। तो प्रव्रज्या योग कोई उच्च का और नीच का नहीं होता, प्रव्रज्या तो प्रव्रज्या है। अब आप जैसा कह रही हैं कि वृश्चिक लग्न, तुला राशि और सूर्य मंगल लग्न से ही जाकर के आपके, माफ करिएगा, वृषभ लग्न और कुंडली के लाभ भाव में, वृषभ लग्न की कुंडली आपने कही, वृषभ लग्न और कुंडली के लाभ भाव में जाकर के आपके शुक्र बैठे, तो लग्नपति लाभ में बैठे हैं। तो ये प्रव्रज्या असल में देखा जाए तो सुख देने वाला, देना, धन इतना दे कि कहीं ना कहीं न मिले तो चाहत रह जाती है, और बहुत मिल जाए, न मिले तो उदासीनता, और बहुत मिल जाए तो चीज़ों से उदासीनता। इंसानी स्वभाव यही है। नहीं मिले तो उसकी चाहत होती है कि ये मिल जाता। हम कहते हैं ना कि हमारा ये एकमात्र काम हो जाता तो अब हम चैन से रहते, और वो काम होते ही हमें दूसरा काम याद आता है और हम कहते हैं कि ये काम होता तो हम चैन से होते, यानी हम चैन से कभी नहीं हो सकते हैं। तो ये उदासीनता का स्वभाव हो जाता है और थक जाता है जीवन में, जाता कब लगता है क्या करें। तो वो उदासीनता प्रव्रज्या वाला है, वो ठीक है, उसमें कहीं कोई संशय नहीं, और उच्च नीच जैसा प्रव्रज्या नहीं होता है। मनोज कुमार का प्रश्न है कि कुंभलग्न की कुंडली में शनि और केतु की युति तुला राशि में स्थित होने पर क्या फल होगा? कुंभलग्न की कुंडली में शनि और केतु की युति तुला राशि में स्थित होने पर, यानी भाग्य भाव में, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। यहाँ शनिदेव के साथ युद्ध केतु उनके बल को 5 गुना अधिक बली कर देंगे, तो ये तो अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। ये भाग्य भाव को प्रबल मजबूती प्रदान करने वाला योग है, अत्यंत श्रेष्ठ। ऊपर से राहु पराक्रम भाव में बैठ करके अति विशिष्ट कारक स्थिति उत्पन्न किए हुए हैं, ये तो बहुत बढ़िया है। आयुषी जीवन त्रिपाठी, इन्होंने पूछा है कि वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र 18 अंश 34 कला व राहु 18 अंश 36 कला 12वें भाव में, गुरु से दृष्ट एवं मंगल लग्न में 5 अंश 11 कला, यह परिवर्तन कैसा फल देगा? वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र का 12वें भाव में होना श्रेष्ठ है। हालांकि राहु के साथ पूरी तरह से एक ही अंश पर युक्त हैं बिल्कुल, हालांकि, और गुरु की दृष्टि भी है, अच्छा है। और आपका कहना है कि द्वादशेश
लग्न में आकर के बैठे हैं, यहाँ लग्नगत मंगल उग्रता का परिचायक बनेंगे, क्रोध, जल्दबाजी, धैर्य की कमी, परंतु फिर भी व्ययपति लग्न में, लग्नपति व्यय में ऐसा जातक खर्चीला भी होता है, स्वभाव से खर्चीला। और शुक्र जब 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं तो सीधी सी बात है, भोग भाव में जाकर के उनका बैठना भोग की वृद्धि करने वाला होगा, व्यय की वृद्धि करने वाला होगा। तो उस अवस्था में व्ययाधिक्य की स्थिति, भोग की स्थिति तो जीवन काल में ही बनी रहेगी और लाइफ टाइम ये चीज़ बनी रहने वाली है। तो वैसे मैं देखूं तो ये ठीक है, इसको बहुत खराब नहीं कहूँगा। हाँ, ये व्ययाधिक्य की स्थिति है, लाइफ टाइम ऐसी अवस्था में व्यय की स्थिति बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, आप इतने ही दर्शकों के प्रश्न को लेकर के मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ था। आशा करता हूँ जितने दर्शकों के प्रश्न इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उनकी जिज्ञासा शांत हुई। और अगर आप भी अपने प्रश्न को देना चाहते हैं तो प्रायः लोग पूछते हैं कि सवाल आपके जवाब हमारे। ज्योतिष जिज्ञासा इन कार्यक्रमों के लिए प्रश्न कहाँ दें। मैं अब इतने दिनों से ये कार्यक्रम करते हुए इतना समय हो चुका है, अब आपको पता होना चाहिए, कहीं भी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चुनाव कहीं से भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।